ध्यान देंगे, बोर के 3 पोस्टुलेट्स हम पढ़ चुके हैं और उन तीनों पोस्टुलेट से, पोस्टुलेट मतलब अभिग्रहितियां, उन तीनों से जो 3 इक्वेशन आई वो यहाँ पर लिखी हुई है। अब आगे जो भी डेरिवेशंस वगैरह होंगे वो सारे के सारे इन तीनों इक्वेशंस के बेसिस पे होंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पर, इनको हम पहले ही इक्वेशन 1 2 3 दे चुके हैं तीनों अभिग्रहितों में, तीनों पोस्टुलेट्स के अंदर। अब देखिए बोर ने कैसे हाइड्रोजन एटम के मॉडल को समझाया, ठीक है ना, वो देखेंगे। और दूसरा ये ध्यान रहे कि क्या ये सिर्फ हाइड्रोजन के लिए ही था, तो एक टाइप से कह सकते हैं कि हाँ ये सिर्फ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन एटम के जैसे कुछ आयन होते हैं, ये सिर्फ उन्हीं के लिए वैलिड था। ये ड्रॉबैक भी है बोर मॉडल का कि सिर्फ जो है वो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के जैसे जो दूसरे आयन थे सिर्फ ये उनके लिए वैलिड था, सबके लिए बोर का मॉडल वैलिड नहीं था। चलो देखते हैं कि हाइड्रोजन मॉडल को कैसे एक्सप्लेन करता है। अब इस एक्सप्लेनेशन में क्या क्या देने वाला है हमको कि ऑर्बिट की रेडियस क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, काइनेटिक, पोटेंशियल, टोटल एनर्जी, वो सारी हम चीजें यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर रेडियस। बोर मॉडल के अंदर उस कक्षा की त्रिज्या क्या होगी, ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी, ये देखेंगे। तो ध्यान दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन से हमको क्या पता था कि mv² किसके इक्वल है, ze/4πε0r²। हमको क्या निकालनी है, रेडियस। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, अगर हमको r रेडियस की कैलकुलेशन करनी है तो आप वेलोसिटी को जो है वो यहाँ से रिप्लेस कर दीजिए, हटा दीजिए। और अगर वेलोसिटी की कैलकुलेशन करनी हो तो r को हटा दीजिए, सिंपल सा, दोनों की कैलकुलेशन ऐसी होगी। अभी मुझे रेडियस की कैलकुलेशन करनी है तो वेलोसिटी को हटाना होगा। पहले यहाँ से थोड़ा सा ये जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये r से इसका स्क्वायर कैंसिल। दूसरी बात, ये तो इक्वेशन 1 है, v को कैसे हटाएं, इक्वेशन 2 से हटाओ। देखो वी नो दैट फ्रॉम इक्वेशन 2, क्या थी इक्वेशन 2, mvr इज इक्वल टू nh/2π। यहां से v की वैल्यू क्या सामने आ रही है, nh/2π, और m और r को जो है वो डिवाइड में भेज देता है। ये v है, इसके अंदर पुट कर दो, v को हटा दोगे तो r की वैल्यू आ जाएगी, इसके अंदर पुट करो। तो कर रहे हैं यहाँ पर पुट अप। देखिए ये क्या है, m और फिर v का स्क्वायर। तो ठीक है, पहले तो पुट इन 1, m v का स्क्वायर, ये है v, इसका स्क्वायर nh/2πmr, 2πmr, ये हो गया v का स्क्वायर इक्वल टू ze²/4πε0, 4πε0, और ये क्या क्या बचा हुआ है, r। सॉल्व करते हैं, m, फिर ये हो गया n का स्क्वायर, h का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर हो गया 4, पाई का स्क्वायर, m का स्क्वायर, r का स्क्वायर, जो भी ब्रैकेट में थे सबका स्क्वायर हो गया। फिर क्या हुआ, ze²/4πε0 r में कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट, इसके स्क्वायर से ये पाई कैंसिल आउट, और क्या हुआ, इसके स्क्वायर से ये r कैंसिल आउट। हमें r निकालना है तो इसको हम उधर भेज देते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। देखो डिवाइड में कौन है, r, इसको हमने इधर भेज दिया। अब इधर जो कुछ भी है वो सारा इधर ले आओ। ε0, देखो यहाँ m से इसका स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब ε0 ऊपर चला गया, ε0 ऊपर कौन है, न्यूमरेटर में, अंश में कौन बच गया, n²h², डिवाइड बाय, डिवाइड में क्या बच गया, यहाँ पर एक पाई, एक m, और इधर से ये ze² डिवाइड में आ गया, ze², हमने r को अलग कर दिया। तो ये हो गया हमारे पास r का फॉर्मूला। फॉर्मूला लिखते टाइम कैसे लिखना है, देखो इन फॉर्मूला आगे जो भी कैलकुलेट करेंगे सब में ध्यान रखना, एक ही तरीका है, इनमें खूब सारे कांस्टेंट। देखिए यहाँ पर जो है अपने को
कांस्टेंट जो भी है उन सबको अलग लिख लेंगे और जो चीजें बदलती है कांस्टेंट नहीं है उनको हम अलग लिख देंगे। तो कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट नहीं है? देखो सिर्फ दो चीजें, एक तो जेड। जेड हमने क्या बोला था, हम किसको ले रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, वो तो एटम के हिसाब से बदलेंगे, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम उसके हिसाब से वो 1 2 3 हो जाएगा। एन क्या है, ऑर्बिट, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, तो ये भी 1 2 3 बदलेगा, बाकी सारे ही कांस्टेंट है। तो अगर आप एन और जेड को अलग ले लें, एन स्क्वायर अपॉन जेड को, तो बाकी सारे नंबर्स हैं। देखो एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर और कौन है इसकी डिबेट में, पाई एम और ई स्क्वायर, ये सारे कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को अलग लिख दिया और एन और जेड को हमने अलग लिख दिया, एन और जेड बदलते रहते हैं। अब इन हर कांस्टेंट की जो है वो कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। देखो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये इसकी यूनिट है, चैप्टर फर्स्ट में पढ़ेंगे, अभी इसके बारे में लोड लेने की जरूरत नहीं है आपको। ये देखो नेक्स्ट एप्सिलॉन नॉट हो गया एच, प्लांक कांस्टेंट पहले भी पढ़ा होगा, 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। और कौन है यहाँ पर, पाई की वैल्यू हम जानते हैं, एम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का मास कितना, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। फिर क्या है, ई, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आवेश बताया गया है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये सारे कांस्टेंट, इन सबको अगर रख के इस पूरे को सॉल्व कर लिया जाए तो इस पूरे की वैल्यू क्या आती है, सॉल्व करने के बाद आपको डायरेक्ट याद ही रखना है, इतना बड़ा नंबर सॉल्व करने नहीं बैठना है, सबकी मल्टीप्लिकेशन वगैरह करेंगे, कैलकुलेशन वगैरह नहीं करनी है। तो r इक्वल्स टू हमको मिलेगा, देखो ये सब सॉल्व करने के बाद में यहाँ मिलता है 0.529 इंटू 10 टू द पावर -10, पीछे क्या बचा, n स्क्वायर अपॉन जेड। अब 10 टू द पावर -10 को 10 टू द पावर -10, पीछे यूनिट क्या है, मीटर, 10 टू द पावर -10 मीटर को हम क्या बोलते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम। तो इसको हटा दो और उसकी यूनिट क्या लगा दो, एंगस्ट्रॉम। r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0.529 n स्क्वायर अपॉन जेड और पीछे यूनिट क्या हो गई, एंगस्ट्रॉम। 10 टू द पावर -10 को क्या लिख सकते हैं, एंगस्ट्रॉम, तो उसको हटा के हमने एंगस्ट्रॉम लिख दिया। पहली बात तो ये फॉर्मूला हो गया इंपॉर्टेंट। इक्वेशन नंबर मैं इसको क्या दे देता हूँ, 4। यहाँ तक लिखो, फिर इसके आगे और कैलकुलेट करते हैं, पॉज करके फटाक से लिखिए। अब देखिए रेडियस का फॉर्मूला हमने निकाला 0.529 n स्क्वायर अपॉन जेड, यहां तक लिख चुके हैं। इसके बाद में अगर हमको निकालनी हो हाइड्रोजन एटम की, चलो इस फॉर्मूले पर हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट कर लेते हैं। फॉर हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1, हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन होता है, जेड की वैल्यू क्या होगी, 1। तो ये फॉर्मूला हाइड्रोजन एटम के लिए क्या हो जाएगा, 0.529 n स्क्वायर, जेड की जगह तो क्या हो गया 1। तो ये फॉर्मूला काम करेगा हाइड्रोजन के लिए। अब देखो हाइड्रोजन एटम में भी पहले ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा की त्रिज्या को, रेडियस को निकाला जा सकता है यहाँ पर 1 2 3 रख के, पर हम बात कर रहे हैं अभी सिर्फ फर्स्ट की। देखो रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या, जो पहली कक्षा है उसकी त्रिज्या क्या होगी, पहले ऑर्बिट की, फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी, तो उसके लिए यहाँ पर क्या रख देंगे 1, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो ये आंसर क्या आ जाएगा
तो हम इसको भी जो है वो R1 कर देते हैं। R1 मतलब पहले ऑर्बिट की रेडियस कितनी हो जाएगी 0.529। यहाँ पे क्या हो गया 1, पीछे यूनिट क्या है इसकी एंगस्ट्रम, तो आंसर क्या हो जाएगा एंगस्ट्रम। अब देखो हाइड्रोजन एटम और उसका पहला ऑर्बिट मतलब पहली कक्षा, ठीक है। तो पहली कक्षा के लिए हमने n की जगह 1 रखते हैं, ये आंसर है। इस रेडियस को ही क्या कहा जाता है बोर रेडियस या बोर त्रिज्या। इसे बोर त्रिज्या कहा जाता है। अब देखो इसका मतलब जो इक्वेशन अभी हमने इसको क्या 4 इक्वेशन दिया था, इक्वेशन 4 को कैसे लिख सकते हैं, इक्वेशन 4 कैन बी राइट एज, देखो इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं 0.529, इस नंबर को अपन क्या बोलते हैं बोर रेडियस, बोर त्रिज्या, जिसको हम R1 बोल रहे हैं। तो इसके अंदर रख दो, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको तो हम लिख देंगे R1, ये इस नंबर को क्या बोल सकते हैं R1, और पीछे क्या है n² z। तो एक ये इक्वेशन होगी, इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 दे देता हूँ, इसकी भी जरूरत पड़ सकती है अपने, ठीक है। तो इस इक्वेशन को ध्यान में रखेंगे, इसको ध्यान में रखेंगे, फिर इन पर बेसिस जो है वो हम 1-2 क्वेश्चन करेंगे। यहां तक लिखिए। देखो इसके बाद में अपन 2 क्वेश्चन ले रहे हैं। हमें हाइड्रोजन एटम के लिए प्रूव करना है कि उसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑर्बिट की रेडियस का जो रेशियो है वो 1, 4 और 9 होता है, ठीक है। मतलब पहली, दूसरी और तीसरी कक्षा की जो त्रिज्याएं हैं उनका अनुपात 1:4:9 होता है। तो त्रिज्या का सूत्र क्या है, रेडियस के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, रेडियस के लिए फॉर्मूला है हमारे पास R1 n²/z। अगर मुझे इसको सॉल्व करना है R1 रेशियो R2 रेशियो R3, तो हाइड्रोजन है तो z की वैल्यू क्या होगी 1। R1 क्या होता है, ये तो कांस्टेंट है, हमने पढ़ा था इसको 0.529 n²/z एंगस्ट्रॉम, यही फॉर्मूला है, दोनों सेम ही है। क्या बोलते हैं इसको बोर रेडियस, बोर त्रिज्या, ठीक है। तीनों का निकाल दिए, ये तो एक कांस्टेंट है R1। n पहला ऑर्बिट हाइड्रोजन है तो 1, फिर रेशियो R1 एक कांस्टेंट है, फिर n की जगह क्या आ गया दूसरा वाला ऑर्बिट आ गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2² z की वैल्यू 1, फिर R1 n की वैल्यू तीसरे ऑर्बिट के लिए क्या हो जाएगी 3, तो 3², और अपॉन में क्या हो जाएगा 1, z की वैल्यू तो 1 ही रहेगी क्योंकि हाइड्रोजन एटम के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। तो आंसर क्या आया, अब R1 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 ये तो कैंसिल, सेम नंबर, तो यहाँ क्या बचा 1, यहाँ 2² क्या 4 और यहाँ 3² क्या 9। बस ये छोटा सा क्वेश्चन था एक, और करते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, हीलियम आयन और लिथियम आयन, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम प्लस और लिथियम प्लस प्लस, इन आयन की प्रथम कक्षा की त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है। वापस क्वेश्चन जो है वो रेडियस पे ही है, त्रिज्या पे ही है, ठीक है। देखते हैं, पर इस बार तीनों अलग अलग है, सब हाइड्रोजन नहीं है, पर सेम क्या है ऑर्बिट सबका फर्स्ट है, जो कक्षा है वो सबकी कौन सी लेनी है पहले, मतलब n की वैल्यू तो फिक्स हो गई 1, z की वैल्यू इसके लिए क्या होती है 1, इसमें 2 प्रोटॉन होता है तो 2, लिथियम में 3 होता है तो 3, तो n की वैल्यू तो क्या हो गई 1 और z की वैल्यू क्या हो गई 1, 2 और 3, किसके लिए फॉर H प्लस एंड लिथियम प्लस प्लस, समझ रहे हो। n व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, कौन सी कक्षा प्रथम कक्षा, तो n की वैल्यू तो क्या होगी 1 सबकी, फिर हाइड्रोजन के लिए z कितना होता है 1, हीलियम के लिए क्या 2 और लिथियम के लिए क्या 3, हाइड्रोजन हीलियम और लिथियम प्लस प्लस के लिए अपन z की वैल्यू ये रखेंगे। तो क्या है फॉर्मूला R इक्वल्स टू R1 n² अपॉन z।
तो सॉल्व करते हैं इसको। पहले तो आर किसकी, हाइड्रोजन एटम की, फिर आर किसकी, हीलियम प्लस की, और फिर आर किसकी, लिथियम प्लस प्लस की। क्या आंसर आता है देखते हैं। ठीक है, आर का फॉर्मूला क्या, R1, ये तो एक कांस्टेंट है, बोर रेडियस कैंसिल हो जाएगा। m की जगह पे पहले तो क्या रखेंगे, हाइड्रोजन के लिए तो m क्या रखेंगे 1, z भी क्या 1, फिर हीलियम प्लस के लिए आगे तो R1, ये तो एक कांस्टेंट, m की जगह पे क्या वही 1 का स्क्वायर, n का स्क्वायर 1 का स्क्वायर सेम ही होगा। फिर z की वैल्यू कितनी 2, फिर क्या हो जाएगा ये वापस R1 बोर रेडियस, फिर m की वैल्यू सबका 1 ही है, और z की वैल्यू यहाँ पर कितनी 3, तो सेम सेम कैंसिल हो जाएगा, ये R1 कैंसिल, ये 1 1 1 ये भी कैंसिल, तो क्या बचा हाइड्रोजन, ये हीलियम और ये लिथियम आयन। यहाँ पे क्या बचा 1, सब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा 1/2, और यहाँ क्या बच जाएगा 1/3। ये आंसर है, पर अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो 3 to the 6 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं रेशियो में, तो यहाँ 6, इसको 6 से मल्टीप्लाई करो तो 6 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 3, इसको 6 से मल्टीप्लाई करो 6 डिवाइड बाई 3 कितना आ जाएगा 2। तो अपन जो वो फ्रिक्शन में न लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हाइड्रोजन, ये हीलियम और ये लिथियम, इनके लिए जो है वो रेडियस आ गई। यहाँ तक नोट करो। देखिए अब है इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमको स्पीड निकालना है, v की कैलकुलेट करनी है। इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड दोनों में से कहीं से भी कर सकते हैं। रेडियस हमने फर्स्ट से की थी, इसको हम सेकंड से शुरुआत दे देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या थी, एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग mvr की वैल्यू क्या होती है h/2 का n टाइम्स। ये इक्वेशन सेकंड थी फ्रॉम इक्वेशन 2। अब देखो v निकालना है तो मैंने क्या कहा था कि r को रिप्लेस कर दो। r की वैल्यू क्या है, अभी हमने r कैलकुलेट किया था एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m z e स्क्वायर क्या है, ठीक है। इसको पुट कर दो इसमें और v कैलकुलेट कर लेंगे। m इज इक्वल टू m v r की वैल्यू ये है, पुट कर रहे हैं यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाय पाई m z e स्क्वायर इज इक्वल टू m h अपॉन 2 पाई। जो कैंसिल आउट हो रहे हैं वो यहीं से देख लेते हैं अपन। ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, और यहाँ पे n स्क्वायर से n कैंसिल, h स्क्वायर से h कैंसिल, ठीक है। और कोई कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, m से पूरा m कैंसिल, ठीक है। बाकी सारा नंबर जो है वो उधर भेज देते हैं। हमको v कैलकुलेट करना है तो बाकी सब उधर भेज देंगे। तो v इक्वल टू स्पीड, चाल आ गई अपने पास इलेक्ट्रॉन की, सामने कौन है, सिर्फ 1/2 अपॉन में 2 है, बस और कुछ नहीं। तो डिवाइड से ये जेड ई स्क्वायर, ये ऊपर जाएंगे जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाय अपॉन में कौन है 2 तो है ही, फिर और कौन डिवाइड में जा रहा है एप्सिलॉन नॉट एन एच, एप्सिलॉन नॉट एन और एच। ये हो गई अपने v का फॉर्मूला। फिर वो इसको थोड़ा लिखने का तरीका, कुछ कांस्टेंट होते हैं इसमें, कांस्टेंट सारे इधर लिख दो, कौन z और n को साइड में लिख देंगे। तो v विल बी इक्वल टू, ये z और n को तो हटा ही दो, पीछे क्या बचा e स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट h अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट h। ये हो गया।
तो ये v का फॉर्मूला हो गया फिर से वही, इनको अगर अपन यहाँ पुट करते हैं, जैसे कि e क्या था 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, एप्सिलॉन नॉट क्या है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, h क्या है प्लैंक कांस्टेंट 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकंड। ये सारी वैल्यूज अगर यहाँ पुट करते हैं तो इनकी वैल्यू आती है 2.2, 2.18 होता है, मैं उसको राउंड ऑफ में 2.2 लिख रहा हूँ इंटू 10 टू द पावर 6। ये तो इस सब की कैलकुलेशन हो जाएगी, z अपॉन n बच जाएगा, z बाई n। कितनी इक्वेशन दे चुके हैं 3 4 5 दे चुके हैं शायद, ये हो जाएगी अपने 6 या जो भी है बॉटम आप देखें। तो ये आ गई अपनी स्पीड। स्पीड किस पे डिपेंड कर रही है, z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और b जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, n के। अगर ऐसा कुछ पूछे तो अपन जवाब दे सकते हैं। चलो यहाँ तक लिखो, फिर क्वेश्चन वगैरह देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए हमारे सामने क्वेश्चन है कि जो हाइड्रोजन परमाणु है उसकी प्रथम कक्षा में जो है वो अपने को इलेक्ट्रॉन की चाल ज्ञात करनी है और उसके बाद में इसको प्रकाश की चाल से तुलना भी करनी है कि उसके कितना गुना है, उसका आधा है 2 गुना है, जो कुछ भी है, ठीक है ना। सॉरी 2 गुना तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि प्रकाश की चाल जो है वो सर्वाधिक है, उससे ज़्यादा तेज कुछ नहीं हो सकता। चलो मतलब हमको प्रकाश की चाल के साथ उसकी तुलना करनी है। हाइड्रोजन एटम के अंदर फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड को निकालना है और फिर उसको लाइट की स्पीड के साथ कंपेयर करना है। तो पहले तो निकाल लेते हैं, फिर हम उसको लाइट की स्पीड के साथ जो है वो कंपेयर करते हैं। तो देखेंगे इसका आंसर। देखो v हमने क्या निकाला था, v इज इक्वल टू 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 और फिर क्या था z बाई n मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्पीड की यूनिट होगी, चाल की यूनिट होगी, ठीक है। अब z तो हो गया 1 किसके लिए, फॉर हाइड्रोजन एटम, और n कौन सा ऑर्बिट है भाई, ऑर्बिट भी कौन सा है, फर्स्ट प्रथम कक्षा, तो n की वैल्यू भी क्या हुई 1। तो v की वैल्यू तो सिंपल ही आ गई 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6, ये भी 1 और ये भी 1 मीटर पर सेकेंड। हमको इसे कंपेयर भी करना है किसके साथ, स्पीड ऑफ लाइट के साथ, ठीक है। लाइट की स्पीड क्या होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ऐसे करो दोनों साइड उस नंबर से डिवाइड करो, देखो कंपेयर हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड बाय c बोथ साइड, c क्या है स्पीड ऑफ लाइट, उसको c से लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा v अपॉन c और इधर 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 अपॉन c। तो v अपॉन c वैल्यू क्या होती है 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 द पावर में 6, ठीक है, डिवाइड बाय c स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड क्या, देखो दोनों साइड डिवाइड क्या कर सकते हैं, सिंपल मैथमेटिक्स है, दोनों साइड सेम नंबर से आप डिवाइड कर सकते हैं। c की वैल्यू क्या होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8। अगर हम इसको डिवाइड करें, इसको सॉल्व करें तो हमारी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 अपॉन 137 आता है। इस पूरे को सॉल्व करने से 1 अपॉन 137, तो v अपॉन c मतलब स्पीड कितनी आई 1 अपॉन 137 इंटू c। तो आंसर क्या है, कंपेयर होगी कि हाइड्रोजन एटम के पहले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड होती है वो लाइट की स्पीड की 1 अपॉन 137 टाइम्स होती है। वापस से हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की चाल होती है वो प्रकाश की चाल c का 1/137 गुना होता है। हम इसके आंसर को भी लिख लेंगे, पहले यहाँ तक लिखिए। इस आंसर को लिख लेंगे, जो अभी बोला था उसको लिख दिया है बोर्ड पे, तो आप अच्छे से लिख लें। यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब यहीं से जुड़ा हुआ एक छोटा सा और क्वेश्चन है, उसको लेते हैं। देखिए एक छोटा सा टॉपिक है, डेफिनेशन उसे जा सकती है, ज़्यादा डिटेल में नहीं। फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, हिंदी में सूक्ष्म संरचना स्थिरांक, ये एक कांस्टेंट है बस, ठीक है, एक नियत राशि जो क्या है वो देखना। अभी भी रिजल्ट क्या है अपने पास
कि हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी होती है कि लाइट की स्पीड की 1/137 टाइम्स होती है। ये भी रिजल्ट हमने लिखा था जस्ट। हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की जो चाल होती है वो प्रकाश की चाल c का 1/137 गुना होता है, ये हमने लिखा है। ठीक है, यहीं से शुरू कर रहे हैं कि ये हम जानते हैं। यहाँ से c को मैंने डिवाइड में भेज दिया तो क्या बचा 1/137। ये क्या है, एक कांस्टेंट। इसी कांस्टेंट को हम बोल रहे हैं यहाँ पर फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, सूक्ष्म संरचना स्थिरांक। 1/137 को ही बोल रहे हैं। तो 1/137 क्या है, ये दो चीजों का रेशियो है। किस किस का, v1 और c। v के नीचे 1 इसलिए लिख दिया ताकि हमको पता रहे कि पहला ऑर्बिट है। ठीक है, v1 क्या था कि हाइड्रोजन एटम के पहले ऑर्बिट के अंदर क्या स्पीड है वो, और c क्या था कि लाइट की क्या स्पीड है वो। इन दोनों के रेशियो को अपन क्या बोलते हैं, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। v1 और c का अनुपात ही क्या होता है, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, सूक्ष्म संरचना स्थिरांक। बस उसी को मैंने लिख दिया है, अब यहाँ तक लिखेंगे। इसके बाद में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आप इन क्वेश्चन को करेंगे, इनके आंसर सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे कितने हैं।